फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 4। 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप जाके देख सकते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है कंडीशंस। कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। कंडीशंस मेरे कहने का मतलब क्या है? कंडीशंस जब भी मैं कहूंगी तो मेरे कहने का मतलब है किसी सिचुएशन, तो कोई भी सिचुएशन अगर दी गई है, सिचुएशन इन द सेंस या तो आप दो सब्सटेंसेस को या तो आप क्लोज फिजिकल कांटेक्ट में ले आए, ये एक चीज हो सकती है, या तो आप उनको एनर्जी प्रोवाइड कर दें। तो मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं क्लोज फिजिकल कांटेक्ट दो तरह का हो सकता है। या तो आप क्लोज फिजिकल कांटेक्ट में लाए, मतलब अगर आपके पास आयोडीन के पीसेज हैं या आपके आयोडीन के अगर पीसेज हैं और आप उसको क्लोज कांटेक्ट में ले आते हैं फास्फोरस के पीसेस के। वेल, फास्फोरस इस कलर का नहीं होता है, बट जब आप इसके सॉलिड पार्टिकल्स को एक साथ कांटेक्ट में लाएंगे या तो किसी सॉलिड चीज को किसी लिक्विड में गिराएंगे और रिएक्शन करेंगे, तो जो रिएक्शन होगा वो इसकी कंडीशन बताएगा। तो ये क्लोज फिजिकल कांटेक्ट में आने की वजह से रिएक्शन होगा। सो जब भी आप आयोडीन और फास्फोरस को ऐसे सॉलिड स्टेट में जब रिएक्ट करेंगे तो वहां पे कुछ बहुत ही एक्सप्लोसिव सा रिएक्शन होगा जो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है। सो ये तो एक एग्जाम्पल है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, थोड़ा सा अलग। आप जब पोटेशियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको फिर से एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। आपको पता है पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल होता है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो इसलिए जब रिएक्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, बहुत क्विकली रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ। अब क्लोज फिजिकल कांटेक्ट में एक दूसरा केस हो सकता है, केस 2। तो इसको हम जरा एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी चीज जब लिक्विड होती है, एक्वेस होती है। अब मैं फिजिकली भी कांटेक्ट कर सकती थी, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स को भी कर सकती थी। आखिर मैंने सॉल्यूशन ही क्यों लिया? सॉल्यूशन इसलिए लिया क्योंकि जब भी आप सॉल्यूशन फॉर्म में रिएक्शन कराएंगे तो वो और स्विफ्ट हो जाएगा। स्विफ्ट मतलब फास्ट, और वो और इजी भी हो जाएगा। तो ये उसके दो बेनिफिट्स हैं सॉल्यूशन में रिएक्ट करने से। फॉर एग्जांपल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर जब आप एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो यही उसका की पॉइंट होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, यही होता है। इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया है। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेरे पास है कॉस्टिक सोडा जो बेस है। जब मैंने इनको रिएक्ट किया तब मुझे मिल गया NaCl और H2O। यहाँ पर मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर हमने HCl को एक्वेस लिया था और NaOH को भी एक्वेस सॉल्यूशन के फॉर्म में ही लिया था। जब एक्वेस सॉल्यूशन कंबाइन होगा, यानी कि सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में, इनको जब रिएक्ट करेंगे तब आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो इसको हम कह सकते हैं क्लोज फिजिकल कांटेक्ट। अब हम लोग एक सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं, जहाँ पे आप सप्लाई करते हैं एनर्जी को। एनर्जी मतलब क्या होता है? हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी एनर्जीज हैं। हाँ, आप जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तब आप इन एनर्जीज का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिक्स का रोल देखने को मिलता है। हम सबसे फर्स्ट एनर्जी की जो बात करेंगे वो होगी हीट एनर्जी।
आप जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी प्रोवाइड करके उन रिएक्टेंट्स को एक साथ कोलाइड कराएंगे, मतलब रिएक्ट कराएंगे और केमिकल रिएक्शन होगा, तब सप्लाइंग एनर्जी हमारी एक कंडीशन बन जाएगी। कलर चेंज वाले रिएक्शन, जहां पर आप देखते हैं, एक हम ले लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चॉक। इसको जब आप हीट करेंगे डेल्टा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्विक लाइम और उसके साथ CO2 की गैस। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं ZnCO3। इसको जब आप हीट करेंगे तो आपको मिलेगा ZnO जिंक ऑक्साइड और आपको मिल जाएगा CO2 की गैस। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं N2+O2। अब ये है एक एडिशन रिएक्शन। इसको आप हीट कर लेंगे 3000 डिग्री सेल्सियस पर, तभी ये रिएक्शन होगा, ऐसा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये दे देगा हमें 2NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं, लाइट। कुछ केमिकल रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप रिएक्शन करेंगे लाइट की प्रेजेंस में। जब लाइट रहेगी तभी ये रिएक्शन होगा। तो इस तरह से आप फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन के थ्रू। यहाँ पर आप देखेंगे कि सनलाइट, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सनलाइट यहाँ पे अगर नहीं होगी तो इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर H2 और Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनको जब आप रिएक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे? सनलाइट के थ्रू। सनलाइट यहाँ पर दो तरह की हो सकती है, एक तो होती है डिफ्यूज सनलाइट और एक होती है डायरेक्ट सनलाइट। इनके बीच में आप समझ ही गए होंगे डिफरेंस। डिफ्यूज मतलब होता है जो बहुत ही लेस लाइट होती है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, और डायरेक्ट मतलब होता है जब सनलाइट एकदम डायरेक्ट किसी इस रिएक्शन को करने के लिए इन रिएक्टेंट्स में पड़ रही है। डिफ्यूज में क्या हो जाएगा कि ये स्लो प्रोसेस होगा और ये रिएक्शन हो जाएगा। डायरेक्ट में अगर आप डायरेक्ट सनलाइट देंगे तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगा और एक्सप्लोसिव रिएक्शन होके आपको हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाएगा। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है सिल्वर सॉल्ट्स। सिल्वर मतलब Ag, आर्जेंटम, तो सिल्वर सॉल्ट्स मतलब AgCl। तो यहाँ पे 2AgCl को लेंगे और यहाँ पे लाइट प्रोवाइड कर देंगे इसको, तो आपको 2AgL अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट फैक्टर मतलब नेक्स्ट एनर्जी पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डीकॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। इस चीज डीकॉम्पोजिशन ऑफ वाटर को मैं जरा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि इसमें होता क्या है। डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो वाटर के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करना। वाटर के क्या कंपोनेंट्स है? H2O। और जब आप इनको डीकम्पोज करेंगे विथ इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तब H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर आप प्योर H2O लेते हैं तो आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको डीकम्पोज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एसिडिफाइड वाटर लेते हैं, एसिडिफाइड मतलब वाटर के अंदर बहुत लेस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में एसिड पड़ा रहता है, तो एसिडिफाइड वाटर में ये रिएक्शन हो पाएगा, प्योर में नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड हम जनरली ले लेते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में, जो डाइल्यूट होता है। इसको हम वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं ताकि वो एसिडिफाइड हो जाए।
2H2O जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तब वो हो जाएगा 2H2 और O2। इसका एक डायग्राम है जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया है एक बैटरी के थ्रू और उससे दोनों चेम्बर्स, दोनों इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स के अंदर H2 और O2 की गैस अलग अलग आ गई है। H2 की गैस ज़्यादा है क्योंकि वो 2H2 होता है ना, तो उसके 2 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का 1 होता है, इसलिए ऑक्सीजन का चेम्बर छोटा है और H2 का चेम्बर बड़ा है। इलेक्ट्रिसिटी से पास होने वाला एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे देती हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड का मतलब है मेल्टेड NaCl जो होगा उसमें जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। इस केस में सोडियम एक सॉलिड होगा और क्लोरीन एक गैस होगी। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी डिनोट करते हैं जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे Cl माइनस वाले जो आयंस होंगे वो उसमें से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा और क्लोरीन की गैस बन जाएगी, और यहाँ पर सोडियम के जो प्लस आयंस होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड होके Na को एक सॉलिड बना देंगे। एक लास्ट फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कैटलिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। लास्ट फैक्टर इज प्रेशर। प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा है। प्रेशर का अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो प्रेशर का मतलब होता है दबाव। इन हिंदी दबाव होता है और इन इंग्लिश कंप्रेस करना, कोई चीज को प्रेशराइज करना ताकि वो एक साथ एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाए। तो आप एक केमिकल रिएक्शन को अकर करा सकते हैं जब आप प्रेशर देंगे। जैसे प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या है? NH3 है। तो आप क्या करते हैं? N2 प्लस 3H2 करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एरो के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम इस तरह का एरो बनाएंगे। और यहाँ पे Fe एक कैटलिस्ट है 450 डिग्री सेल्सियस पे और 200 इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब भी आएगा इसके ऊपर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब भी आएगा तब ये अमोनिया फॉर्म कर देगा 2NH3 और यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको प्रेशर के बारे में एक सिंपल डायग्राम से बताती हूँ कि जब भी आपके पास लेस प्रेशर रहेगा, यहाँ पे लेस प्रेशर का मतलब है कि ये जो एटम्स हैं या जो एटम्स हैं वो फ्री हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं मोर प्रेशर की बात करूं, मोर प्रेशर में आप देखेंगे कि यही एटम्स थोड़ा सा पास में आ जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर पड़ा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उस वजह से ये एक जगह पे कंसंट्रेट हो गए। अगर आप और प्रेशर डालेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा कम एक साथ आ जाएंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे थे, कैटलिस्ट। यहाँ पर मैंने कैटलिस्ट को एक एनर्जी सपोज किया है, मतलब कैटलिस्ट को मैंने एक एनर्जी की तरह कंसिडर किया है। क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि कैटलिस्ट हर एक रिएक्शन के अंदर एनर्जी का काम करेगा। वो रिएक्टेंट्स को एनर्जी देगा कि रिएक्शंस फास्ट हो जाए। कैटलिस्ट का मतलब क्या है? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कैटलिस्ट की मैंने एक सिंपल सी आपको डेफिनेशन दे दी है। कैटलिस्ट क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस, ठीक है। ये एक सब्सटेंस होता है जो चेंज कर देता है। कहीं कहीं पे आपको चेंज ऑल्टर लिखा हुआ दिखेगा। द स्पीड और रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ईदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो एक कैटलिस्ट क्या करता है, आप लोग अगर इसकी जनरल डेफिनेशन देखिए तो कुछ लोग कहते हैं कि कैटलिस्ट हमेशा स्पीड अप करता है रिएक्शन को। स्पीड अप मतलब उसको इंक्रीज कर देता है, लेकिन वो डिक्रीज भी कर सकता है।
रिएक्शन की स्पीड को विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी डेफिनेशन का। विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, इसको आप एक अलग तरीके से कह सकते हैं नेवर कंज्यूम बाय द रिएक्शन। रिएक्शन कभी इसको कंज्यूम नहीं करेगा या फिर ये खुद अपने रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, दोनों का मतलब सेम है। कैटलिस्ट का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे आपके पास है अमोनिया, फिर उसके बाद आपने उसमें ऐड कर दिया है ऑक्सीजन। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, ये कैटलिस्ट है जो आप एरो के ऊपर लिखते हैं। प्लैटिनम इज द कैटलिस्ट ओवर हियर। और नीचे ये टेम्परेचर मेंशन कर रखा है 800 डिग्री सेल्सियस। इसको रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर और हीट। अब कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट के बीच में सिर्फ वन डिफरेंस है, पॉजिटिव हमेशा स्पीड को इंक्रीज करेगा और नेगेटिव हमेशा स्पीड को डिक्रीज करेगा। इसके मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास है पोटेशियम क्लोरेट और आपने यूज किया है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ये कैटलिस्ट है आपका। यहाँ पे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को जब आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगा रिएक्शन। आपको मिल जाएगा KCl और O2। वहीं पर अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करें, इस केस में आप देखेंगे ये कुछ अलग है, ये वाटर नहीं है, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्या किया है, यहाँ पे आपने यूज किया है फॉस्फोरिक एसिड। ये आपका कैटलिस्ट है, फॉस्फोरिक एसिड आपका कैटलिस्ट है। इसको जब आप यूज करेंगे तब आपको वाटर और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है और उसमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।